हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की जो सिविक्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोई भी लॉ या कानून कैसे पास होता है और वो कौन कौन से स्टेप्स में पास किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उसके लिए एक कमीशन बनाई जाती है जो उसके ऊपर रिसर्च करती है, और उसकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद पार्लियामेंट में अगर उस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझा जाता है तो उस रिपोर्ट को लागू करने की मांग उठाई जाती है। फिर पार्लियामेंट के थ्रू वो पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से। उसके बाद वो उस मिनिस्ट्री के पास जाता है, वहाँ से परमिशन लेने के बाद उस बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस किए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं कि लोकसभा जो है वो क्या कंट्रोल करता है। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लोकसभा क्या कंट्रोल करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। मतलब लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्टर मिलेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, वो क्या होगा? वो अपॉइंट होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। ओके। उसके बाद majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers. Majority of the Lok Sabha members से वे कहते हैं कि they have no confidence in the Council of Ministers. All ministers including Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. तो समझ में आया? हमने फर्स्ट पार्ट में एक मेमोरेंडम देखा था जिसके ऊपर कुछ सिग्नेचर किया गया था। तो वो सिग्नेचर जो है वो उस इंसान के द्वारा वो डिसीजन नहीं लिया गया था, फिर भी वह इंसान के सिग्नेचर थे। तो वो क्यों थे वो हम समझ लेते हैं। देखो, द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन। ठीक है, ऐसा लगता है कि पॉलिसी डिसीजन टेकिंग बाय समवन, तो ऐसा नॉर्मली लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ़ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा। प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन तब तक नहीं ले सकते जब तक उनको क्या ना मिले, उनको सपोर्ट ना मिले लोकसभा से। तो लोकसभा में सपोर्ट होगा तभी। इन दैट सेंस ही हैज़ ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो सिर्फ वो चीज़ें ही पास करा सकते हैं जो पार्लियामेंट विश करता है, जो उम्मीद करता है। ओके, दस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as the executives. तो अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग पावर मेंटेन करते हैं, ठीक है। Who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those सारे जितने भी फंक्शनरीज हैं उनको क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव्स। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन। ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। क्या एग्जीक्यूट करते हैं? जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम मेनली किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, राइट। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अब देखो, दो तरह के, अब देख लेते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, याद रखिएगा डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो समझ में आ रहा है आपको कि मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि सारा मेन पावर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पावर पब्लिक के पास होता है।
टू कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव, दो कैटेगरीज में एग्जीक्यूटिव्स को बनाया जाता है। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक खास पीरियड के लिए लोगों द्वारा चुना गया इंसान इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी, तो जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं नेताओं द्वारा, जैसे कि मतलब मोदी जी द्वारा, तो इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई पीपल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पब्लिक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। ठीक है, और सिविल सर्विसेज, पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। तो ऐसे लोग जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, तो वो लोग कभी भी पार्टी के साथ ख़त्म नहीं हो जाते। मतलब बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई तो उनको अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ती है, वो हर सरकार के साथ काम करते हैं। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी जीतती या हारती है। दे रिमेन इन ऑफिस, देखो लिखा है दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, तो रूलिंग पार्टी के बदलने से भी ये अपने ऑफिस में बरकरार रहते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, तो ये जो है ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख सकते हो, सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और इनके नीचे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसा भी कहता है वो इनको करना होता है। ठीक है, जैसा भी ऑर्डर आता है इनके पास वैसा ये फॉलो करते हैं। एंड असिस्ट देम कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो डे टू डे में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम वगैरह होते हैं इसमें असिस्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल सेकेंड executives in the case of the office memorandum? You might ask, why does the political executive have more power than the non political executive? तो पावर किसके पास ज़्यादा है? पॉलिटिकल वाले के पास। ठीक है, पॉलिटिकल वाले के पास पावर ज़्यादा है। देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है मोर पावर, राइट? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन क्यों? रीज़न आता है कि क्यों। तो वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल? अब देखो, then the civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject। जो सिविल सर्वेंट है इसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, किसी भी फील्ड में जिसमें मतलब कि हमारे जो नेता है उनसे बहुत अच्छी नॉलेज होती है, यूजुअली उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, फिर भी पावर किसके पास ज़्यादा होती है? सिविल पॉलिटिकल के पास। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमीज देन द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे देश के जो कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, बताओ जल्दी। तो हमारी जो निर्मला सीतारमन जी है उनसे भी ज़्यादा लोग हैं ऐसे मतलब जानने वाले, इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझने वाले। और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एज ए एडवाइज़र काम करते हैं। वो निर्मला सीतारमन जी को सलाह देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं होगा, इसके ये फैक्ट्स होंगे, इसके मेरिट्स ये होंगे, डिमेरिट्स ये होंगे। तो इस तरह से उनको सलाह दी जाती है। ठीक है, समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स। तो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अच्छी जानकारी होती है, तो वो कुछ टेक्निकल मैटर्स जानते हैं। ठीक है, दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक, देखो अब जैसे कि कोई डिफेंस मिनिस्टर है, इंडस्ट्री या फिर हेल्थ या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं वो बेसिक चीज़ें जानते हैं। ठीक है, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर पब्लिक, याद रखिएगा। तो विल ऑफ द पीपल मतलब लोगों की मर्जी। सिविल सर्वेंट डायरेक्ट लोगों की मर्जी से अपॉइंट नहीं होते। ठीक है, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं।
तो पॉलिटिकल सर्वेंट्स जो है वो पब्लिक द्वारा मतलब अपॉइंट होता है, इस वजह से। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसको लोगों ने चुना है, ये मिनिस्टर जो है ये लोगों द्वारा चुनकर आया है, इसीलिए इसके पास ज़्यादा पावर है। एंड दस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। ठीक है। सी फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर डिसीजन। तो अगर कुछ बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो भी जाता है तो आंसर किसको देना होगा सबसे पहले? चलो आप ही बताओ। तो इसीलिए दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। आंसर मिनिस्टर को देना पड़ता है, तो इसीलिए मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी जाती है। ठीक है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस एंड पॉलिसी शुड बी मेड। तो पॉलिसी का फ्रेमवर्क जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कौन डिसाइड करता है? मिनिस्टर साहब डिसाइड करते हैं। द मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। तो उनका एक्सपर्ट होना किसी मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो एक्सपर्ट हो सकते हैं बाय लक, किस्मत अच्छी हुई तो वो इंसान लकी मतलब उस मैटर में एक्सपर्ट हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो हो। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। तो ऐसे में वो मिनिस्टर्स क्या करते हैं? टेक्निकल मैटर्स पे एडवाइस लेते हैं। ठीक है। सिविल सर्वेंट्स की एडवाइस लेते हैं कि हाँ बताओ इसमें अगर ऐसा किया जाए तो कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। तो ओवरऑल जो भी उनकी ऑब्जेक्टिव होती है उस हिसाब से मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। ओके। एक्चुअली दिस हैपन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, दोज हु अंडरस्टैंड ओवरऑल पिक्चर। ठीक है। चलो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट डिसीजंस नॉट द एक्सपर्ट। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। एक्सपर्ट्स रास्ता बता देते हैं। एक्सपर्ट्स ये बता देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम और ये फ़ायदा होगा। बट समवन विथ अ लार्ज व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। ठीक है। बट मेन जो गोल है, जो सोच है, वो किसकी होती है? मिनिस्टर्स की होती है। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। तो डेमोक्रेसी में ये रोल कौन निभाता है? मिनिस्टर्स निभाते हैं। अब देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ओके। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन? प्राइम मिनिस्टर। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन सी लाइक्स। मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिएशन। कोलिएशन का मतलब होता है मिली जुली सरकार। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले ये देखते हैं कि देखो, मान लो कि 3-4 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, आम जनता पार्टी, केला जनता पार्टी और बनाना जनता पार्टी, और बनाना जनता पार्टी जीत गई। ओके। इन दैट केस क्या होगा कि सिर्फ इन्हीं के किसी एक मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ओके। लेकिन मान लो कि हमने बताया था आपको कि पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी सरकार बनती है। तो 100 लोगों में से 30 इनको मिल गए, 30 इनको मिल गए और 30 इनको मिल गए, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली मान लो, और ये इनको 10 मिल गई। तो ये कहेंगे भाई हम सरकार बना लेते हैं। तो ये कहेंगे क्यों? मेरे पास भी 30 पावर है। ये कहेंगे मेरे पास भी 30 मेंबर है।
तो फिर ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं या फिर ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो जब दो लोग मिलकर सरकार, दो पार्टियां सरकार मिलकर बनाती हैं तो इसे कोलिएशन ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ओके, मतलब मिली जुली सरकार। देखो, दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में मेजॉरिटी आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप मिलजुल के करो चाहे अकेले, ठीक है। एज प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजॉरिटी सपोर्ट। तो मेजॉरिटी सपोर्ट जिसके पास होगा उसी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं है कि वो 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ही कंटिन्यू इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिएशन। मतलब जब तक आपकी पार्टी जीत रही है तब तक आप प्राइम मिनिस्टर हो। आपके अपोजिशन वाली पार्टी जीती तो वो चाहे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती है अगर आपने मिली जुली सरकार रखी है, ठीक है। अगर आप दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है तो वो आपको प्राइम मिनिस्टर बना भी सकते हैं। बट अगर वो अपोजिशन में है और आप उस पार्टी के लोग मतलब मिनिस्टर नहीं हो, इन दैट केस वो आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। ओके, अब देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मान लो कि चलो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट मिल गया, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो गए। द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाया जाए। रेल मंत्री होता है ना, सड़क मंत्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये अलग अलग, डिफेंस मिनिस्टर होता है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करने की एडवाइस देता है, प्राइम मिनिस्टर। और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो जिस मेजॉरिटी की सरकार को, मतलब जिस गवर्नमेंट जो जीती हुई है वही अपनी सरकार बना सकती है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स। मिनिस्टर चुनने की आज़ादी किसको होती है, प्राइम मिनिस्टर को। एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनको एमपी भी कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। तो एक ऐसा इंसान जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो या तो वो लोकसभा से इलेक्टेड हो या फिर राज्यसभा से, इन दोनों में से किसी एक हाउस से वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 मंथ्स के भीतर, मान लो कि वो एज ए क्या कहते हैं, हाँ चलो, इंडिविजुअली वो इलेक्शन लड़ते हैं कि भाई हम ना तो आम जनता पार्टी की तरफ से हैं ना केला जनता पार्टी की तरफ से, और हमें बनाना जनता पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है, हम तो अकेले लड़ेंगे, कद्दू जनता पार्टी, ठीक है। अब ठीक है, ये जीत भी गए, काम इन्होंने अच्छा किया था तो जीत भी गए, लेकिन अगर आप जीत गए तो आपको मिनिस्टर तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि आप या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा से 6 महीने के भीतर ना इलेक्ट हो जाओ। तो आपको 6 महीने के भीतर कहीं एक जगह से इलेक्ट होना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको कहा जाता है जिसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं। इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स। तो कितने मिनिस्टर्स होते हैं, 60 से 80, जो अलग अलग रैंक्स पे होते हैं। देखो अब देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स। तो जो पार्टी जीत कर आई है उसके जो एकदम इम्पॉर्टेंट वाले लीडर्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है।
याद रखिएगा, रूलिंग पार्टी के होते हैं ये, मतलब जो जीत कर आई है, ठीक है। रूलिंग पार्टी मतलब विनर पार्टी। पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स, यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी कैबिनेट मतलब कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही मिलते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। देखो, कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी हमने बताया ना कि 50 से 60 मतलब 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और 60 से 80 के बीच से कम 10 से 20 मैक्सिमम 30 इतने लोग होते हैं कैबिनेट में, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ देखो, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। इसमें कितने हैं? 60 to 80, राइट। अब 60 to 80 में से इनके भीतर ही 42 मतलब 30 to 40 जो लोग होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का काम करते हैं। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये छोटे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है वो थोड़े से छोटे होते हैं। इनका काम क्या है? दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स। ये कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको स्पेशली बुलाया जाता है, ठीक है। अब मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि इस स्टेट में ये दिक्कत है, ये ऐसा करना चाहिए। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली, इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं तो इन सब का एक जगह मिलना मतलब हमेशा मिलते रहना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम। कैबिनेट कैसे काम करती है? टीम की तरह, ओके। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन एन ओपिनियन बट एवरीवन हैज़ टू ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। अलग अलग मिनिस्टर्स के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, बट जब कैबिनेट कोई डिसीजन लेता है तो सबको सहमति देनी पड़ती है, ओके। अब यहाँ देखो, नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की किसी डिसीजन का बुराई नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्टर ओपनली। हाँ, वो अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपने बच्चों के साथ कर सकता है, बट ओपनली मीडिया के सामने आके नहीं कहेगा। इवन इफ इट इज़ अबाउट अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज। हर मिनिस्ट्री के पास क्या है? सेक्रेटरीज हैं, हु आर सिविल सर्वेंट्स। और वो क्या होते हैं? वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो सेक्रेटरीज से पूछा जाता है बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, ताकि मिनिस्टर्स को ईजी हो पाए डिसीजंस लेना। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट एक एक्सपर्ट्स की पूरी टीम होती है जो कैबिनेट सेक्रेटरी को सलाह देती है, एक प्लान बनाती है। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स। ये सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं। तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है ये देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में संविधान में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, और देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, ठीक है। बट एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स। इनके पास बहुत अलग अलग तरह की पावर है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग,
मेन लीड कौन करता है कैबिनेट मीटिंग में? प्राइम मिनिस्टर। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम में ये कोऑर्डिनेट करते हैं। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अगर डिपार्टमेंट्स में डिसएग्रीमेंट है, एक दूसरे से वो डिसएग्री कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, तब भी प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल होगा। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्टर्स इनकी लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स, काम कौन बताता है मिनिस्टर्स को? प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, किसी मिनिस्टर को वो डिसमिस भी कर सकते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर दे तो पूरी कैबिनेट ख़त्म, पूरी मिनिस्ट्री ख़त्म। ओके, दस इफ कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया, तो पावरफुल इंस्टीट्यूशन कौन हुआ? कैबिनेट, क्योंकि इसका हेड होता है पीएम, बट पीएम अकेले डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है, वो कैबिनेट के साथ बैठकर कोई डिसीजन करता है, इसीलिए कैबिनेट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के अंदर होंगे प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। यहाँ देखो, आप देख रहे हो कि ये जो सारे नेता बैठे हैं एक लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग 11 12 13, इतने लोग बैठे हैं कैबिनेट में, ठीक है, लेकिन हेड कौन कर रहा है? पीएम। ओके, वैसे इस पीएम की शक्ल किससे मिलती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं आपने किसको चुना। तो अब हु इज़ द मोस्ट पावरफुल? द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रीसेंट डेकेड्स, आज कुछ दशकों में प्राइम मिनिस्टर की पावर बढ़ी है। दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के नाम पर प्राइम मिनिस्टर अपने मतलब गवर्नमेंट चला रहा है। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज मेजर रोल प्ले करती ही हैं। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं अपनी पार्टी के थ्रू। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स दिस ट्रेंड बाई मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज ए कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी, तो अलग अलग पार्टीज के टॉप लीडर्स के बीच कंपटीशन का फ़ायदा उठाकर मीडिया भी अपना फ़ायदा उठाती है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, मतलब पावर्स एक जगह इकट्ठा है, वो देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू के पास पावर थी, ठीक है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इतना तो याद ही रखिएगा। एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लोगों का बहुत प्यार था, स्नेह था, सपोर्ट था। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर, इंदिरा गांधी को भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है, कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट, उन्हीं के दोस्त और कलीग्स कैबिनेट में थे, बट उनके कंपैरिजन में इंदिरा गांधी ज़्यादा पावरफुल लीडर्स मानी गई। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर विल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन, तो इंसान की पर्सनालिटी पर भी ये इसका असर पड़ता है। ओके, आज प्रधानमंत्री को पूरे विश्व का सबसे अच्छा नेता माना जाता है, तो इसमें कहीं ना कुछ तो पर्सनालिटी डिपेंड करती है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स हैज इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि मान लो कि बीजेपी जीत गई और यहाँ केजीपी
और केजीएफ, ये दोनों पार्टियां हारी हुई हैं, अपोजिशन में है। इन दोनों ने कहा कि यार बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दोनों मिल गए और इन्होंने सरकार बना ली। अब ये जब सरकार बनाएंगे तो इनके पास ज़्यादा मिनिस्टर्स होंगे, सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो इसको हारना पड़ेगा। और जैसे ही बीजेपी हारती है तो सरकार इनकी बनेगी। ठीक है, तो कोलिएशन का ट्रेंड चलता है जब ज़्यादा समय के लिए कोई एक पार्टी जीत जाती है। ओके, जब भी कोई सरकार मिलीजुली बनती है, जब मिलीजुली सरकार बनती है यानी कि कोलिएशन की सरकार बनती है, तो उनको डिसीजंस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों डिसीजन लेने में दिक्कत होती है? क्योंकि मान लो मेरे पास भी 40 एमएलए हैं या फिर एमपी हैं और आपके पास भी 40 एमपी हैं, तो ये कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर आप कहोगे ना कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो ये कहेंगे ठीक है, फिर आप अपने मर्जी की कर रहे हो, हम जा रहे हैं, और आपकी सरकार उसी समय दब से नीचे। तो ऐसे में ये दिक्कत होती है कि दोनों को बैलेंस करके चलना होता है, और दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए कोलिएशन की सरकार ज़्यादा दिन तक कभी नहीं चली, एटलीस्ट भारत में तो नहीं चली। देखो यहाँ लिखा है कि ही ऑल्सो हैज़ टू हीड टू द व्यूज़ एंड पोजीशंस ऑफ द कोलिएशन पार्टनर। जिसके साथ आप मिलकर सरकार बनाई है उस पार्टनर की भी आपको सुननी पड़ेगी और अलग पार्टियों की भी सुननी पड़ेगी। ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स। तो आप मिलजुल कर सरकार बनाए हैं तो एक दूसरे के ऊपर आपको मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। थोड़ा सा पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि सबसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। While the prime minister is the head of the government, president is head of the state. ठीक है, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स। ये पास कुछ नॉमिनल पावर्स हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरिमोनियल। जो ब्रिटेन की क्वीन है उनके ही जैसा भारत में प्रेसिडेंट का पावर होता है। The president supervises to overall functioning of the political institution in the country। मतलब देश में जो कुछ भी होता है उसमें प्रेसिडेंट की सुपरवाइजेज रहती है। प्रेसिडेंट को सब कुछ पता होता है और प्रेसिडेंट हर चीज़ में परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की, ये तो ज़रूरी है। सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। तो इतना मान के चलिए कि पावर तो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट वो एक बार अपना डिसीजन प्रेसिडेंट के पास से लेकर गुजरते हैं। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है हर चीज़ पे, और प्रेसिडेंट चाहते हैं अगर मान लो तो वो दोबारा ये कह सकते हैं कि आप एक बार सोच लो या फिर दोबारा से एक बार चेक कर लो। तो हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? देखो मैंने आपसे कहा था कमेंट करने के लिए, तो देखो हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्लीज़ अच्छे से चेक कर लो, लिख लो जहाँ भी आप चाहो। रामनाथ कोविंद जी की तस्वीर भी आप देख लो एक बार अच्छे से, ये है हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो ये अच्छे से एक बार तस्वीर देख लो। आई नो अभी ये फ़ोटो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों, इसको इंटरनेट की ज़रूरत होगी शायद। तो ये ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिला रहे हैं, ये 30 मई 2019 का ये देखो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और रामनाथ कोविंद, आप दोनों की तस्वीर एक साथ देख सकते हो। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाई पीपल। प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रेसिडेंट को भी पब्लिक द्वारा नहीं चुना जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स क्या करते हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको एमएलए कहा जाता है। तो एक एमएलए और एमपी, ये दोनों ही मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं।
अ कैंडिडेट स्टैंडिंग ऑन प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। मतलब एमएलए और एमपी दोनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से इनको मेजॉरिटी वोट मिलनी चाहिए। ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। हर किसी का सपोर्ट होना चाहिए ताकि सबको लगे कि पूरा देश प्रेसिडेंट के समर्थन में खड़ा है। दिस इंश्योर्स दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन। पूरे देश को कौन रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। मतलब प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर होते हैं बट प्रेसिडेंट नहीं, क्योंकि इनको सब लोकल लोग के सपोर्ट से इनकी पार्टी इनको बनाती है, बट ये सब हर पार्टी के सपोर्ट से मिलकर बनते हैं। दिस इंश्योर्स दैट सी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट सी कैन नॉट डू। अगर नॉर्मली आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है। ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। हर चीज़ पे डिसीजन पे सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होता है। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। मैंने कहा ना कि सारे जितने भी लॉ और पॉलिसीज बनती हैं उस पर नाम इनका होता है, सिग्नेचर इनका होता है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे अपॉइंटमेंट्स इनके नाम पे होते हैं, लेकिन एडवाइस कौन करता है, सेलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था, राइट। तो अब देखो, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज एट्सेट्रा। ये सब को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी ट्रीटीज यानी कि संधि होती है ना, दो देश मिलकर कोई ट्रीटी करते हैं कि हम आपके बॉर्डर में नहीं घुसेंगे, आप हमारे बॉर्डर में मत घुसना, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बिजनेस करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ भाईचारा बना कर रखेंगे। तो ऐसे जितने भी बिजनेस और मतलब जैसे भी एग्रीमेंट होते हैं ये सब प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो डिफेंस फोर्स का भी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहते हैं वो करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, ये अपने मन की मर्जी नहीं कर सकते। तो द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स राइट्स। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ कहता है तो प्रेसिडेंट के पास ये हक है कि वो ये कह सकता है कि आप दोबारा इसको रिकंसिडर करो। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, अगर दोबारा वही एडवाइस दी जाए तब प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। मतलब अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि आप अपनी सहमति दीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट को गलत लगता है तो वो ये कह सकते हैं कि आप दोबारा देख लो, एक बार रिकंसिडर कर लो, बट वो उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और दोबारा अगर वही बिल चला जाए उनके पास तो उनको साइन करना पड़ेगा। इफ़ द प्रेसिडेंट वॉन्ट्स सी कैन डिले फॉर सम टाइम, उसको लेट कर सकते हैं। एंड सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। मैंने कहा ना कि दोबारा सोचने के लिए वो बिल को वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल दोबारा से प्रेसिडेंट के पास चला जाए, पासेस द बिल अगेन, सी हैज़ टू साइन इट, उनको साइन करना पड़ेगा। सो यू मे वंडर दैट व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कैन सी डू एनीथिंग। और यहाँ पता नहीं ये सी ही क्यों लिखा है, ही और सी दोनों ही होने चाहिए, बट ठीक है। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी शुड डू ऑन हर ओन।
अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, कौन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? व्हेन अ पार्टी और कोलिएशन पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शन द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिएशन। तो मतलब ये जो भी जीतता है और जो भी सेलेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसको ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर बस ओथ दिलवा देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, बस दैट्स इट। When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है और ना कोई कोलिएशन होता है, इन दैट केस प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हर डिस्क्रेशन। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। ऐसे में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक लीडर जो कि क्या करता है, मेजॉरिटी सपोर्ट करता है लोकसभा में। इन सच केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो प्रेसिडेंट ये कहता है कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन हमको आप अपनी मेजॉरिटी साबित करो एक गिवन टाइम पे, कि आप इतने दिन के भीतर एक हमको मेजॉरिटी साइन करो, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा बोरिंग है चैप्टर, और सोशल स्टडीज़ बहुत से बच्चों को बोरिंग लगता है, बट इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इवन जो लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये रूट पता होना चाहिए कि कौन किस तरह से फंक्शन करता है, क्या काम करता है, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जब एक बिल पास हुआ था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है तो वो सबको मानना पड़ता है। इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट इन द, अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो even if there was a supreme court if it had no power to judge action on the government, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है लेकिन वो सरकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती, अगर उसके पास ये पावर ना होती तो कैसा होता? even if it had the power if no one trusted in supreme court to give a fair verdict, अगर हमको लगे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के फेवर में ही जवाब देगी, उसके खिलाफ नहीं करेगी, तब भी तो प्रॉब्लम होगी। Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept, अगर एक्शन को मतलब मान लो कि आप एक्सेप्ट ना करो उसका जजमेंट तो क्या होगा? तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं, जवाब भी देख लेते हैं। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी है, जो फैसला ले रही है, फैसला दिखाती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। वो उसको ना तो आम जनता पार्टी से मतलब है ना केला जनता पार्टी से, ठीक है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। भारत में जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, भारत में जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे कोर्ट होती है, हर स्टेट की अलग अलग कोर्ट होती है, फिर उसके बाद दिल्ली में होता है हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से एक एक करके कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ यहाँ देख लेते हैं हम एक बार। देखो इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। और हाई कोर्ट होता है स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल भी होते हैं। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है जितने भी हमारे पास कोर्ट्स हैं उन सबको। इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर उसने कोई फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, तो वो हर कोर्ट को मानना पड़ेगा, ओके। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, एज देखो मान लो कि कोई भी दो लोगों के बीच में झगड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भैया राम सही है श्याम गलत है, तो बस ख़त्म। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट,
अगर किसी सिटीजन ने कहा कि इस सरकार का ये फैसला गलत है, ठीक है, तो अगर सिटीजन सही है तो वो सिटीजन का बात मानना पड़ेगा सरकार को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इस सिटीजन की बात आपको माननी पड़ेगी, तो माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा है और उसके बीच में कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दे दिया तो भी आपको मानना पड़ेगा। बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन एंड स्टेट लेवल, किसी भी मैटर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो बस, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो सिविल और क्रिमिनल कैसा भी केस हो, ये हाईएस्ट कोर्ट है और इसका फैसला लास्ट है। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इस कोर्ट को लास्ट मान सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है ना एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में, ये इंडिपेंडेंट काम करता है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जजेस हैं वो सरकार के कहने पर काम नहीं करते, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी, ना तो पार्टी के विश के अनुसार काम करते हैं। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट एंड द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको किसी भी सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करना होता है। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। कंसल्टेशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in practice it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court. Court and the High Court, there is very little scope for interference by political executives. बहुत कम चांस है कि कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसमें इंटरफेयर कर पाए, ओके। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज अपॉइंट किया जाता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज बन गया एक बार या फिर हाई कोर्ट का कोई जज बन गया तो उसे लगभग नामुमकिन है उसके पोस्ट से हटा पाना। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल प्रेसिडेंट को हटाने जितना मुश्किल काम है। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और इम्पीचमेंट में 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउस, दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर्स का असेंट चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ, और ऐसा आज तक कभी भी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, ठीक है। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। भारत की जुडिशरी भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव या कुछ सुधार करना हो तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो आपने कोई भी कानून बनाया, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि नहीं ये वैलिड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा है बचा है चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशन दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन और द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज्ड फॉर बिफोर देम, इट इज़ नॉन एज जुडिशियल रिव्यू। तो इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है जब कोई उसे चैलेंज करता है, ओके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो आधार है उसको कभी भी नहीं बदला जाएगा, और ये काम खुद पार्लियामेंट भी नहीं करता। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको गार्जियन की तरह रिएक्ट करता है,
ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन्स हैव राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन द केस ऑफ वायोलेशन ऑफ देयर राइट्स। अगर मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और हमारे बेसिक राइट्स पर कोई भी खतरा आता है तो हर इंसान के पास ये पावर है कि वो कोर्ट जाकर अपने इस वायोलेशन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ठीक है। कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। तो पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स के बचाने के लिए कोर्ट्स ने बहुत सारे फैसले सुनाए हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को अगर कहीं दुख पहुंचता है, कहीं नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में अगर वो सरकार भी कुछ दुख पहुंचाती है तब भी आप जाकर मतलब फाइल कर सकते हो केस। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। ठीक है। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। पब्लिक के ऑफिशियल्स में अगर कुछ गलत काम हो रहा होता है तो ये सब चेक करते हैं। ठीक है। पूरा चैप्टर कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था। देखो कोलिएशन ऑफ द गवर्नमेंट मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कोलिएशन ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय अलायंस। अलायंस का मतलब दो लोगों के मिलने से। ठीक है। ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज। तो कोई जब मेजर पॉलिसी को इनिशिएट करता है तो उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, जुडिशरी जो फैसला सुनाती है। ठीक है। देश में न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। लेजिस्लेचर क्या काम करता है ये देख लेते हैं। एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव विद द पावर टू इनेक्ट लॉ फॉर ए कंट्री। याद रखिएगा कि लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है। ठीक है। कानून बनाता है। और जुडिशरी क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है जस्टिस। जस्टिस को मेंटेन करती है मैकेनिज्म के थ्रू। ओके। और ऑफिस मेमोरेंडम तो हम देख ही चुके हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट होता है। देखो यहाँ पे कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री देखा ही हमने ऑलरेडी। रिजर्वेशंस मैंने बता दिया था कि अगर मान लो 10 सीट है तो 3 सीट्स हमने वुमेंस के लिए कहा कि इस पर सिर्फ महिलाओं को मिल सकती हैं, मेल्स को नहीं मिलेंगी, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। तो इसको रिजर्वेशन कहते हैं। ये भी आपको समझा चुका हूँ मैं। स्टेट के बारे में तो ऑलरेडी जानते ही हो आप। स्टेट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग है डेफिनेट। तो एक स्टेट की अलग डेफिनेट टेरिटरी होती है बस। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी थोड़ा सा स्पीड मैंने ज़्यादा पढ़ाया। स्पीड ज़्यादा पढ़ाने के बावजूद देखो 55 मिनट्स लग गए। तो मुझे पता है आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो कभी कभी, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाए। फिर भी ये चैप्टर ही इतना लेंदी है। सो डोंट वरी, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए। और साथ ही साथ इस चैप्टर की भी एक रिवीजन कैप्सूल स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें हर चैप्टर को 10 से 15 मिनट के भीतर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें सारे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह यूज किए जाएंगे। तो प्लीज़ डोंट वरी, एक बार इस चैप्टर को इसी तरह से बस देख लीजिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहें, ताकि रिवीजन जो कैप्सूल आएगी वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका आंसर हम जरूर देंगे। हैव अ ग्रेट डे।